इसको यदि क्वेश्चन में लगाया जाए t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में L अपॉन जी, ठीक है। यदि मान लीजिए अनंत लंबाई कितना बड़ा हो, यदि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो, ठीक है, तो 6.4 इंटू 10⁶। जब वैल्यू पुटअप करेंगे और g के जगह पे 9.8, ठीक है, g के जगह पे 9.8 यदि पुटअप करेंगे तो हमें लगभग में मिलेगा 5077 सेकेंड, ठीक है। तो वैल्यू पुटअप करेंगे, यानी अनंत लंबाई यदि लिया जा रहा है तो भी कितना उसका लेंथ माना जाएगा, मान लिया जाए पृथ्वी के रेडियस के बराबर है, ठीक है। तो हमें मिलेगा 5077 सेकेंड, या इसे मिनट में बदलेंगे तो लगभग 84.6 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 84.6 मिनट, ठीक है। तो अनंत लंबाई का भी यदि सरल लोलक हो तो अधिकतर लंबाई पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर हो सकता है, ठीक है। तो 84.6 मिनट क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, लगभग 5000 सेकेंड। नेक्स्ट, सेकेंड लोलक क्या है, ठीक है। सेकेंड लोलक की बात की जाए तो सिंपल पेंडुलम जिसकी लंबाई, ठीक है, लगभग 1 मीटर होती है और वो 2 सेकेंड में अपना एक आवर्तकाल पूरा करता है। ये सिंपल पेंडुलम ऐसा हो जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर हो और वो 2 सेकेंड में अपना एक आवर्तकाल पूरा करता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड पेंडुलम बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि सेकेंड पेंडुलम क्या है, ऐसा पेंडुलम जो 1 मीटर लंबा हो और 2 सेकेंड में अपना एक आवर्त पूरा करता हो, ठीक है। तो एग्जैक्टली बात की जाए तो आवर्तकाल उसका कितना है, 2 सेकेंड है और इफेक्टिव लेंथ उसकी कितना है, 99.3 सेंटीमीटर, लगभग 1 मीटर, ठीक है। तो 99.3 सेंटीमीटर, तो ये भी सही है, ठीक है। तो सेकेंड लोलक क्या है, तो बोथ हाफ, ठीक है, उपरोक्त दोनों, जिसमें आवर्तकाल 2 सेकेंड का हो और उसकी इफेक्टिव लेंथ 99.3 सेंटीमीटर, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे सेकेंड पेंडुलम, यानी सरल सेकेंड लोलक, ठीक है। नेक्स्ट है 10 न्यूटन पर मीटर बल नियतांक के 2 स्प्रिंग ऊर्ध्वाधर श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तुल्य बल नियतांक की गणना करें, ठीक है। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, यदि 2 स्प्रिंग है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का है, यदि दोनों का फोर्स कांस्टेंट यदि 10 न्यूटन पर मीटर है, ठीक है, तो जो इसका इफेक्टिव फोर्स आएगा ना, जो इस पे लगने वाला बल आएगा, वो कितना होगा, 5 न्यूटन पर मीटर का होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन पर मीटर। ऐसे ही यदि वे दोनों स्प्रिंग समांतर क्रम में जोड़े हैं, तो जब समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो दोनों एक दूसरे को फोर्स देगा, ठीक है। तो समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है, और वहां पे हो जाएगा 20 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, तो कणों के कंपन तरंग चलने की दिशा में होते हैं, ये तो मैंने बताया था। साउंड वेव यानी अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है, कणों का जो कंपन होता है वो तरंग चलने की दिशा में ही होता है। दूसरा क्या कह रहा है, कणों के कंपन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। कणों का जो कंपन है वो तरंग के चलने की दिशा के लंबवत नहीं होता है। क्या आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कणों के
कंपन तरंग चलने की दिशा में होते हैं। ठीक है, ये अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, अनुप्रस्थ तरंग है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या है? तो कणों के कंपन तरंग चलने की दिशा में होते हैं। नहीं, कणों के कंपन तरंग चलने की दिशा के लंबवत होते हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स आर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेव ट्रेवल। ठीक है, कणों के कंपन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होते हैं। वेलोसिटी ऑफ वेव इज 10 न्यूटन 10 मीटर पर सेकंड। वी दिया है 10। फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज। कैलकुलेट वेवलेंथ। एक तरंग की चाल दिया है 10 मीटर पर सेकंड, यानी उसका वेग भी दिया है 10 मीटर पर सेकंड। आवृत्ति दिया है यानी न्यू दिया है 5 हर्ट्ज। पूछ रहा है तरंग की तरंगदैर्ध्य क्या होगी, वेवलेंथ क्या होता है? तो v इक्वल टू होता है न्यू लेमडा। यहाँ से लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा बराबर हो जाएगा v अपॉन न्यू। v कितना है? 10 और न्यू कितना है? 5, तो 10/5। आंसर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य कितना हो जाएगा? 2 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नोट करने से क्वेश्चन है, व्हाट इज वाइब्रेशन और ऑसिलेशन? कंपन या दोलन क्या है? तो कंपन या दोलन किसे कहते हैं? किसी केंद्र के चारों वृत्तीय गति, ये तो हो नहीं सकता है, ये तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है, किसी भी केंद्र के चारों तरफ यदि सेंटर के चारों तरफ घूम रहा है तो वो क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ऑसिलेशन किसे कहते हैं? तो एक फिक्स पॉइंट हो, उसी के अगल बगल टू एंड फ्रो मोशन हो। ठीक है, ये बार बार उसी के चारों, उसी के टू एंड फ्रो, इधर उधर जो गति होती है। ठीक है, यानी मध्यमान बिंदु के इधर उधर की गति को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपन या दोलन कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन, मध्यमान बिंदु के इधर उधर की गति। नेक्स्ट, व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? तो त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती तथा आवर्त गति। क्या विस्थापन के अनुक्रमानुपात होने वाले आवर्त गति को ही सरल आवर्त गति कहते हैं? कि त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होने के साथ मध्यमान बिंदु के इधर उधर की गति। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन। ठीक है, विथ एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो? प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस? कालांतर और पथांतर में क्या अंतर है ना? कालांतर यानी फेज डिफरेंस, और पथांतर यानी पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या संबंध होता है? ठीक है, कालांतर और पथांतर में क्या संबंध होता है?
तो ये होता है डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। जहाँ पे डेल्टा फाई क्या है, फेज डिफरेंस है, कालांतर है, और डेल्टा एक्स क्या है, पाथ डिफरेंस है, यानी कि पथांतर है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। वही कालांतर और समयांतर में क्या अंतर होता है, फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस में क्या अंतर होता है, क्या संबंध होता है। तो वही लेमडा के जगह पे इसमें टी और डेल्टा एक्स की जगह पे डेल्टा टी हो जाता है। तो डेल्टा फाई इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी, ठीक है। ये क्या है, फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई और टाइम डिफरेंस है डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी, ये आपका हो गया रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड, सरल लोलक का आवर्तकाल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता, किस किस पर निर्भर नहीं करता है बताइए। तो मास ऑफ गोलक के द्रव्यमान, इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्ट्रिंग धागे की प्रभावकारी लंबाई, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यानी गुरुत्वीकरण, तो किस पे निर्भर नहीं करता है, तो गोलक के द्रव्यमान पे। कभी भी देखिएगा फार्मूला क्या होता है, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में L अपॉन G होता है। इसमें मास का कोई योगदान है नहीं, किसका किसका योगदान है, केवल L का योगदान है और G का योगदान है, यानी इफेक्टिव लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है, इन्हीं दोनों पे डिपेंड करता है। तो किस पे नहीं डिपेंड करता है, मास ऑफ गोलक के द्रव्यमान। वही पूछा भी है कि सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता है, तो गोलक के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है, मास ऑफ बॉब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will be the time period of simple pendulum if mass is done half of its initial mass, यदि गोलक का द्रव्यमान अपने प्रारंभिक मान का आधा कर दिया जाए तो सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। तो अभी बताया है मास पे जब कोई डिपेंड नहीं है तो उसका गोलक आधा कर दीजिए, 1/4 कर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका आवर्तकाल क्या होगा, वही रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है। y इक्वल टू क्या है, a sin ओमेगा t प्लस फाइव, विस्थापन समीकरण y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। तो इसमें कला क्या है, ठीक है, व्हाट इज फेज पूछ रहा है, तो फेज यही है, साइन के बाद जो है ना ओमेगा टी प्लस फाइव, इसे हम लोग फेज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, व्हाट इज द इनिशियल फेज, तो प्रारंभिक कला क्या होगा, तो उस समय फाई रहता है, ठीक है, प्रारंभिक कला फाई होगा, बाद में ओमेगा टी प्लस फाइव